हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, जैसे 2x + 3y = 7 है, तो ये अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा है, राइट। अगर इसे आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसी लाइन को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि 3y = -2x + 7, और इसे हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं y = -2/3। देखिए 3 को राइट में लेके जाएंगे तो -2/3 x + 7/3। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ लाइन की जो चर्चा करेंगे, उसमें हम इक्वेशन हमेशा y यहाँ पर जो इस तरह से फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट में इक्वेशन की बात करेंगे। और क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने जब लाइन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में ड्रॉ किया होगा, तो वहाँ पर हमारा मेन पर्पस होता था दो लाइंस को किस तरह से सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा पर्पस कुछ अलग है। यहाँ पर हम सिर्फ एक लाइन की बात करेंगे और ये देखेंगे कि उस लाइन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते थे, क्या कुछ उससे हमें जानकारी मिल सकती है लाइन के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करें, उसके साथ में हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एक करके हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस चैप्टर में आपको जानना ज़रूरी है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहले हमने बात की है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब ये तो बहुत आसान लगता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखिए ये एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, ये लाइन में ड्रॉ कर दूँ, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये इधर हमारा ये इस तरह से वाई एक्सिस होगा। तो ये जो लाइन है हमारी, लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, इस एंगल को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? द एंगल विच अ स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड जनरली डिनोटेड बाय थीटा। तो यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेंगे और एंगल हमेशा हमारा किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो आपकी जो लाइन है, लाइन एक्स एक्सिस के साथ में, जो एंगल बनाएगी वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? आपकी घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाला जो डायरेक्शन, ऐसा वाला जो डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं कि लाइन कितना एंगल फॉर्म कर रही है, और वो एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैंने आपसे कभी पूछा कि भाई बताइए ये लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, तो लाइन का इंक्लिनेशन बताने के लिए आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है। चलिए यहाँ पर एक और मैं थोड़ा सा चर्चा करूँ कि अगर लाइन को सपोज़ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं कि लाइन कुछ इस तरह से ऐसे जा रही है। अब इसका इंक्लिनेशन आपको बताना है। तो इंक्लिनेशन बताना है तो हमने बात की थी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल बनाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये जो बड़ा सा ऑब्ट्यूस एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा या इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कंफर्म है, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप आर ग्रेडियंट एंड यूजली डिनोटेड बाय m। तो देखिए बहुत साधारण सी बात है कि हमने इंक्लिनेशन तो समझ लिया, हमने एंगल तो समझ लिया। अब उस एंगल का अगर हम tan निकाल लेते हैं, tan ट्रिग्नोमेट्री, ओके, ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा पढ़ा हुआ है। तो tan ऑफ दैट इंक्लिनेशन, ये जो होगा, यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्लोप। इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन,
ओके, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्लोप है इसे हम सिंबॉलिकली m से डिनोट करते हैं, तो m स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ ए लाइन। एंड ये जो स्लोप है, अगर आपको एंगल पता है, इंक्लिनेशन पता है, तो आप इसको फाइंड आउट करने के लिए tan ऑफ दैट एंगल यूज़ कर सकते हैं, tan थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो ये सारे एंगल्स की tan की क्या वैल्यू होती है ये हमें पता होनी चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज कर दूँ कि जैसे tan ऑफ 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो tan 0 डिग्री 0 होता है। tan 30 डिग्री की बात करें तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री की बात करें तो tan 45 डिग्री 1। tan 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 डिग्री √3। और लास्ट में tan 90 की अगर मैं बात करूं, tan 90 डिग्री की अगर बात करूं तो tan 90 डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है जो डिफाइन नहीं की जा सकती। नॉट डिफाइंड, इसे हम ये इन्फिनिटी सिंबल से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी होती है। तो ये तो हो गया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को m सिंबल से इंडिकेट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, tan थीटा होगा। स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा, ओके। और थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए tan थीटा की वैल्यूज़ आपको पता है। तो ये हो गया आपका स्लोप m इज टू tan थीटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरसेप्ट्स के बारे में। इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन ऑन द एक्सिस विथ x एक्सिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट and with y axis it is called y intercept. So x axis के साथ में x intercept जो होता है t से इंडिकेट किया है यहाँ पर, और जो y intercept है उसको डिनोट किया है c से। ओके, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण y intercept ही है, जैसे ये एक x axis y axis। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये एक लाइन है। अब ये लाइन देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ ओरिजिन से ये जो हाइट है इसको सी से इंडिकेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। और ये जो है इसको आप टी से इंडिकेट कीजिए या किसी और सिंबल से इंडिकेट कीजिए, ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट। सो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वाई इंटरसेप्ट। चलिए इंटरसेप्ट की चर्चा भी हो गई, इंटरसेप्ट हमें समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चर्चा करते हैं हम इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके, अगेन यहाँ पर ये हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे सपोज ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ से ये मान लीजिए बी हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? बी हाइट पर है। तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू बी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है और b डिस्टेंस से जा रही है तो y इक्वल टू बी। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज ये यहाँ ऐसे नीचे एक लाइन जा रही है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है -2, ये वैल्यू है -2। तो आप बताइए कि ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? क्या ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू हम -2 लिखेंगे? सही है, y इज इक्वल टू -2। तो आंसर है यस, ये बात बिल्कुल सही है, y इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन ऑफ ये स्ट्रेट लाइन हो गई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जो होगा वो हमेशा x इक्वल टू ए के फॉर्मेट में होगा ना। x इक्वल टू ए में ए तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये एक लाइन की बात करूँ, और ये मेरा कुछ 3 यूनिट के डिस्टेंस पर ये लाइन है, तो बताइए ये लाइन का इक्वेशन क्या हुआ? क्या ये लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं हम? यस। तो बस यही सिंबॉलिकली बताया है कि अगर a डिस्टेंस पर लाइन है तो ये x इक्वल टू ए के फॉर्मेट में हमारी लाइन हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है वो y इक्वल टू बी के फॉर्मेट में, और जो y एक्सिस के पैरेलल है वो x इक्वल टू के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर आसानी से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन के बहुत सारे फॉर्म हैं, अलग अलग फॉर्म में हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं।
मैंने यहाँ पर जो आपसे सबसे पहले चर्चा की कि लेफ़्ट में हम y रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें राइट में हो जाएंगी। तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म होता है। यहाँ पर m आपका स्लोप है और c जो है ये आपका y इंटरसेप्ट है। तो अगर आपको स्लोप पता है, आपको y इंटरसेप्ट पता है, तो आप हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। जैसे कि अगर हमने कह दिया कि भाई एंगल, जैसे जैसे चलिए मान लेते हैं कि ये इस तरह से लाइन है, और मान लेते हैं ये कुछ लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो पहले तो हम स्लोप निकालेंगे m की वैल्यू बताइए, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप का फॉर्मूला याद कीजिए। स्लोप का फॉर्मूला क्या किया आपने, स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा किया, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो गई। और मान लीजिए कि ये जो हाइट है, ये हाइट सपोज 2 है, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू m, मतलब 1/√3 टाइम्स x प्लस y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो +2। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब आपको लाइन का स्लोप भी पता है और जब आपको y इंटरसेप्ट भी पता है, तो इन दैट केस आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्लियर? तो अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन दी हुई है और किसी ने आपसे कहा कि भाई स्लोप निकालिए, तो स्लोप निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है इसे आपने रीअरेंज कर लिया, और रीअरेंज करके हमें इक्वेशन मिल गया m इज इक्वस टू वाई माइनस सी होल डिवाइड बाई एक्स। तो m इज इक्वस टू वाई माइनस सी डिवाइड बाई एक्स, ये हमारा स्लोप हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें लाइन पर कोई एक पॉइंट पता है x1 y1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें y इंटरसेप्ट नहीं पता है, हमें लाइन पर कोई एक पॉइंट पता है और हमें ये पता है कि स्लोप क्या है। तो उस केस में हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखने का तरीका होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि अगर आपको ये जो लाइन है, लाइन पर कहीं पर कोई एक पॉइंट पता है आपको, ओके, लाइन पर कोई एक पॉइंट पता है आपको और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 आपको पता है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर मैं फिर से अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ और ये इस तरह से एक लाइन बना दूँ, और यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 है, और ये जो लाइन है, ये लाइन का जो स्लोप है m है। तो आप मुझे बोलेंगे कि ठीक है, इसका इक्वेशन जो होगा वो होगा y माइनस वाई वन दैट इज़ y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m, स्लोप जो भी होगा m इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 2 हो गई। तो अगर आपको लाइन पर कोई एक पॉइंट अगर आपको पता है, तो आप बड़ी ही आसानी से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। अब यहीं पर अगर दो पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखने के लिए, तो हम इक्वेशन लिखने के लिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 ये फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर जो आपका स्लोप होगा, वो स्लोप के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर ये जो दिया है, ये मैं थोड़ा सा इसे डिसएग्री करूँगा। हमारा जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन तो यही फॉर्मेट में होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सिर्फ यहाँ पर अगर आपको 2 पॉइंट लाइन पे दिए हुए हैं, तो आप स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं m इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूले से स्लोप निकाल कर फिर हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपके दिमाग से ऊपर जा रही होंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी,
ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 की चर्चा कर ली हमने। अब थोड़ी सी कुछ और ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका जो स्लोप होता है, मान लीजिए m1 स्लोप है और इसका जो स्लोप होता है मान लीजिए m2 है, तो यहाँ पर ये m1 m2 दोनों ही बराबर होते हैं। मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप एक ही होते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल है, क्योंकि देखिए स्लोप क्या है, स्लोप आपका tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम होगा। एक लाइन अगर एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो दूसरी पैरेलल लाइन भी एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री पर ही इंक्लाइंड होगी, क्योंकि वो पैरेलल है। और दो लाइन अगर पैरेलल है तो इन दैट केस यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि ओके ठीक है, ये जो m1 m2 है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, m1 इज इक्वल टू m2। अब अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है, इफ़ टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो इन दैट केस क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जो स्लोप होगा m1 इंटू m2, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो होगा m1 इंटू m2, ये जो प्रोडक्ट होगा ये -1 होगा। इफ़ द टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ओके, एंड दे आर परपेंडिकुलर, स्पेशली जब वो परपेंडिकुलर हैं, तो व्हेन द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 इंटू m2 इज -1, ये याद होना चाहिए आपको। m1 इंटू m2 इज -1 when two lines are perpendicular. So m1 you can find out by using the formula m1 equal to -1 upon m2, और m2 you can find out -1 upon m1. रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ये तो आप सबको पता है। तो रूल टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स में आपको रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सिर्फ आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करना होगा। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया 2,3 दे दिया और बोला कि भाई y इज इक्वल टू एक्स में आप रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कीजिए, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करना होगा, दैट इज़ 3,2 विल बी योर आंसर। ओके, सो बस ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर जो हमें समझने थे। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं और हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे कि जो आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है वो चीज़ें आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाएं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज गिवन। तो यहाँ पर जब आपको इंक्लिनेशन दिया है, जैसे यहाँ पर 45 डिग्री और 30 डिग्री दो प्रॉब्लम दिए हैं, एक में आपको दिया है थीटा 45 डिग्री, एक में आपको दिया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहले आते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 पे। तो जब थीटा इज इक्वल टू 45 होगा तो स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा होता है, तो tan 45 1, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ लाइन, tan थीटा इज इक्वल टू 1। और जब आपका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री, tan थीटा tan 30 डिग्री, ये हो गया आपका 1/√3। तो tan 45 1, tan 30 1/√3, ये आपने फाइंड आउट कर लिया स्लोप। तो इस तरह से इतना ही आसान है, लेकिन इसमें मुद्दे की बात यह है कि आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि ठीक है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट इज। अब ग्रेडियंट ये क्या है, तो ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप यहाँ पर आपको दिया हुआ है, m की वैल्यू आपको दी है और आपको इंक्लिनेशन थीटा फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि मुझे m दिया है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है और ये दिया है मुझे 1 पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके हमें थीटा की वैल्यू 45 मिलेगी। अच्छा, ये कैसे थीटा इक्वल टू 45, क्योंकि हमें पता है कि tan 45 1 होता है। क्या हमें पता है कि tan 45 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 45 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, इसी तरह से m इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू √3 दिया है। अब हमें पता है कि tan 60 डिग्री √3 होता है, तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये तीसरा 1/√3, सो tan 30 डिग्री इज 1/√3, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये तो वैल्यूज़ ऐसी हैं कि अगर आप सो रहे हो और कोई आपको नींद में जगा दे और बोले कि भाई tan 30, तो तुरंत आपके मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए 1/√3। ठीक है, तो छोटी छोटी सी वैल्यूज़ हैं, याद करने में बहुत समय नहीं जाने वाला है, तुरंत आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फटाफट आपने
2 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि जहाँ पर हमें इंक्लिनेशन दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और आपको स्लोप निकालना है, tan थीटा निकालना है। ओके, दूसरा प्रॉब्लम था कि आपको स्लोप दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के बारे में ही आपको पता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी ऐसे ही आएंगे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ से रिलेटेड होंगे और जिनके आंसर्स आपको पता होंगे। तो वंडरफुल, पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जिस क्रम में हमने पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया हुआ है, लगभग उसी क्रम में हम यहाँ पर देखेंगे हमें प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। तीसरा प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। अब देखिए, ध्यान कीजिए, पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या था, y इक्वल टू बी, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या था, x इक्वल टू a। इस तरह का कुछ इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव इट। तो अबव हम जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के पैरेलल जो हमारा इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू a के फॉर्मेट में होता है। तो y इक्वल टू 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा 3 यूनिट बिलो है तो y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 या फिर y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या बात है। ओके, एक नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द राइट। अब यहाँ पर इक्वेशन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल टू के फॉर्मेट में होता है। तो 3 यूनिट राइट है तो x इक्वल टू 3 हो गया, या x माइनस 3 0 हो गया। 3 यूनिट टू द लेफ्ट है तो x इज इक्वल टू -3 हो गया। 2 यूनिट लेफ्ट तो x इक्वल टू -2 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये 4 प्रॉब्लम जो है, ये 4 प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। 1 मार्क से ज़्यादा के प्रॉब्लम लगते नहीं हैं कि ये होने चाहिए। आपको एंगल दिया होगा, स्लोप निकालना है, आप निकाल लेंगे। आपको स्लोप दिया है, एंगल फाइंड आउट करना है, आप कर लेंगे, क्योंकि ये तो याद करना है, ये क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद करना है। फिर अगर आपको बोला है कि भाई लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई इक्वल टू, आपको देखना है कि भाई वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, कितनी वैल्यू ऊपर या नीचे दी हुई है। ऊपर है तो आप पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, नीचे है तो नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो उसका फॉर्मेट होगा x इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पर अगर राइट में है तो x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और लेफ्ट में है तो x इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ प्रॉब्लम यहाँ पर है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। अच्छा, ये तो कर लिया हमने, 4 क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो 5वां क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के भी इसे आपको बताऊं। ये चलिए मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, -3 लेफ्ट में हो गया और 5 यहाँ पर कहीं पर आपका पॉइंट है। ये वैल्यू यहाँ पर -3 और यहाँ पर ये वैल्यू 5। ओके, और यहाँ पर बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस ये हमारा वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो ये इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है वो हमेशा x इक्वल टू के फॉर्मेट में होती है। तो x इक्वल टू ये कहाँ से पास हो रहा है, -3 से, तो x इक्वल टू -3। अच्छा, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर x इक्वल टू ये जो x कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होगा अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस है। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का सहारा लेना है आपको। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए सोल्यूशन क्या दिया है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू a एंड इट पासिस थ्रू -3, 5। तो -3, 5 x की वैल्यू -3 है। सो ये जो इक्वेशन है इसे हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -3। a की वैल्यू यहाँ पर -3 है, सो x इक्वल टू -3 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज -5। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 3x प्लस c की वैल्यू क्या है -5। सो y इज इक्वल टू 3x minus 5. Okay, find the equation of a line whose slope is 3 and y-intercept is -5. So y is equals to यहाँ पर हो गया 3x minus 5. Okay, देखिए आप सॉल्यूशन देखिए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose slope and y-intercept is given is y is equals to mx plus c, where m is slope and c is y-intercept. तो y is equals to mx plus c. तो y is equals to m की वैल्यू 3, स्लोप 3 दिया है एंड c की वैल्यू -5 दी है, तो 3x - 5 ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया है, स्लोप m है, y इंटरसेप्ट c है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये आपका इक्वेशन है। इसमें आप m और c की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिए जो वैल्यू आपको दी है। चलिए आगे प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड प्रॉब्लम दिया है स्लोप -2/7 और y इंटरसेप्ट 3। सो अगेन यहाँ पर y इक्वल टू, देखिए ये इक्वेशन तो हमारा बन गया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। हम डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू है, जैसे 7 यहाँ पर है, तो सारे टर्म्स को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक इक्वेशन हो गया जिसमें अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। फिर हम सारी ही चीज़ों को लेफ्ट में ले लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है इक्वेशन को लिखने का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हम जब भी लिख रहे हैं कोशिश करें कि हमारा राइट साइड 0 हो, सारी वैल्यूज़ लेफ्ट में हो। दूसरी कोशिश ये करें कि डिनोमिनेटर में कोई टर्म ना हो, डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दीजिए। ओके, अब तीसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है ग्रेडियंट आपको दिया है √3 और y इंटरसेप्ट दिया है -4/5। चलिए अब ये प्रॉब्लम ठीक है, सॉल्यूशन है यहाँ पर, बट आप कोशिश कीजिए, आप सिंप्लीफाई कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि सारी ही वैल्यूज़ लेफ्ट में होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, तो ये प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम आपको करना है। फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, इंक्लिनेशन दिया है और y इंटरसेप्ट दिया है, आपको c दे दिया, m नहीं दिया। m एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया है, तो क्या आप m फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या आप m फाइंड आउट कर सकते हैं? m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। सो आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में इक्वेशन जो होगा वो y इक्वल टू mx प्लस सी, ये आपने इक्वेशन लिख दिया, सिंप्लीफाई किया, आपका इक्वेशन आपके सामने हाजिर है। चलिए एक बार मैं लिख के दिखा दूं, कुछ बच्चों को अभी भी तकलीफ़ हो रही होगी। तो y इज इक्वल टू, जैसे 1/√3 टाइम्स x प्लस 2 है, तो हमने क्या कहा कि भाई जो डिनोमिनेटर में होता है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। बेसिकली तो ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में जितने नंबर होते हैं उनका एलसीएम निकाल कर उनके एलसीएम से सब टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। ये आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, शायद 7th 8th 9th सब स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता। यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो एक √3 दिख रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बाकी जगह पर 1 है। तो दैट मीन्स एलसीएम अगर हम निकालें तो √3 आएगा, तो √3 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और ये हो जाएगा 2√3। उसके बाद में हमें सारी चीज़ें एक तरफ लेनी हैं। अच्छा, कोशिश ये करेंगे कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम ये जो y टर्म है इसको ले लेते हैं इस तरफ, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3। ओके, फिर बाद में हम इसे लेफ़्ट और इसे राइट में कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो x माइनस √3 टाइम्स y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनली आंसर, ठीक है। ओके, तो चलिए 6 क्वेश्चंस पर ही हम यहाँ पर रुकते हैं, विराम लेते हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपने समझा। इक्वेशन ऑफ लाइन में टर्म्स जो हैं, यहाँ पर बेसिकली आपको टर्म्स समझने हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप किसे कहते हैं,
एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग अलग फॉर्मेट क्या हैं। तो 3 फॉर्मेट हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने पहला फॉर्मेट देखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और 2 लाइन के इक्वेशन देखे हैं जिसमें पैरेलल टू एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की हम बात करते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगा तो y इक्वल टू बी जैसा कुछ इक्वेशन बनता है, और पैरेलल टू अगर वाई एक्सेस होगा तो x इक्वल टू ए जैसा कुछ एक इक्वेशन हमें मिलता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।